गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, आज हम लोग टेम्पेस्ट के इम्पोर्टेंट कोटेशंस या इम्पोर्टेंट लाइंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहली लाइन आपके सामने है कोटेशन, आई विल ब्रेक माई स्टफ बरी इट सर्टेन फैदम्स इन द अर्थ एंड डीपर देन डिड एवर प्लमेट साउंड आई विल ड्रॉन माई बुक। इसमें ये लाइन आपकी जो है, ये जो लाइन्स हैं, ये आपकी किसकी है? प्रॉस्पेरो की है। प्रॉस्पेरो की लाइन्स हैं। और इसमें प्रॉस्पेरो क्या कह रहा है? इसमें प्रॉस्पेरो ये जो एक्चुअली ये लास्ट की सीन है, आई थिंक ये एक्ट 5 और सीन फर्स्ट की लाइन होनी चाहिए। तो इसमें प्रॉस्पेरो क्या कह रहा है? प्रॉस्पेरो ये कह रहा है कि वो अपने भाई को माफ़ कर देना चाह रहा है। लास्ट में जो भी उसके तरफ से गलती हुई है उसको माफ़ करके वो पुनः वापस अपने किंगडम को जाना चाह रहा है। और जो भी उसके पास ब्लैक मैजिक्स हैं, जो काला जादू है, जो उसकी शक्ति है, जो उसकी ताकत है, अब उसे ये फील होने लगा है कि वो सारी चीज़ें उसके लिए व्यर्थ हैं। अब उन चीज़ों को छोड़ देगा, अब पुनः जो है वापस अपने किंगडम को जाएगा। तो प्रॉस्पेरो ये कह रहा है कि आई विल ब्रेक माई स्टफ, मैं अपनी छड़ी को तोड़ दूंगा। स्टफ मतलब छड़ी है, जादुई जो उसकी छड़ी है जादू की, उसको कह रहा है कि मैं अपनी जादुई छड़ी को तोड़ दूंगा। बरी इट सर्टेन फैदम्स इन द अर्थ, और इसे ले जाकर किसी गहराई में दफन कर दूंगा। ज़मीन में, ज़मीन में ले जाकर के इसको दफन कर दूंगा। डीपर दैन डिड एवर प्लम्बेट साउंड, और इतना अंदर ले जा करके इसको दफन कर दूंगा कि इसे पुनः इसको निकाला ना जा सके, और इसका मापन ना होगा कि कितना गहरा इसको ले जा करके हम दफन करेंगे। मतलब बहुत गहराई में ले जा करके इसको हम दफन कर देंगे। आई विल डॉन माई बुक्स, और जो मेरी किताब है, जो मेरी जादू की किताब है, मैजिक जो बुक है, उसको ले जा करके समुद्र में मैं क्या करूँगा? डुबो दूँगा उसको, हमेशा हमेशा के लिए उसको ख़त्म कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, ताकि पुनः जो है मैं जो जादू मेरे पास है, जो शक्ति मेरे पास है, जो ताकत मेरे पास है, इसका मैं फिर कभी उपयोग न कर सकूं। तो ये कह रहा है कि आई विल ब्रेक माई स्टफ, मैं अपनी छड़ी तोड़ दूंगा। बरी इट सर्टेन फैदम इन द अर्थ, इसको ले जाकर के ज़मीन में दफन कर दूंगा, अर्थ में। एंड डीपर देन डिड एवर प्लमेट साउंड, और इतना गहरा ले जाकर के इसको दफन करूंगा कि जिसका कोई मापन न हो, इसको दोबारा खोजा ना जा सके। आई विल ड्रॉन माई बुक्स, और मैं अपनी जादुई किताब को ले जा करके समुद्र में इसको ख़त्म कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, डुबो दूंगा। नेक्स्ट कोटेशन आपका है, अ डेविल, अ बॉर्न डेविल, ऑन हुज नेचर कैन नेवर स्टिक, ऑन होम माई पेंस ह्यूमनली टेकन, ऑल लॉस्ट, क्वाइट लॉस्ट। ये जो लाइन है, ये लाइन भी आपकी प्रॉस्पेरो की है। प्रॉस्पेरो की ही लाइन है ये। और ये लाइन आपका कैलिबन से संदर्भ में, कैलिबन के संदर्भ में ये बात कहता है। और इस लाइन में प्रॉस्पेरो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसका इन्वायरमेंट ख़राब हो, जिसका रहन सहन खराब हो, जिसका कल्चर खराब कल्चर में जो पला बड़ा हो, और लालन पालन जिसका खराब कल्चर में हुआ हो, खराब प्रभाव में हुआ हो, वो जो है व्यक्ति को कोई सुधार नहीं सकता है, उसको सुधारना थोड़ा मुश्किल है। तो यही बात ये कह रहे हैं कि अ डेविल, एक दानव, शैतान, बॉर्न डेविल, जो कि जन्मजात शैतान हो, जन्मजात जो है वो दानव हो, ऑन हुज नेचर, जिसके ऊपर प्रकृति का ऐसे नेचर का प्रभाव हो जो कि गंदा हो, जो खराब हो, डेविलिश नेचर हो। नेचर कैन नेवर स्टिक, तो जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसके ऊपर प्रकृति भी स्टिक मतलब अपना कानून नहीं लागू कर सकती है, प्रकृति भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। ऑन होम माई पेंस, और जिसको कि मेरे जो कष्ट हैं, जो मेरे ये जो मैं इसको अनुशासन में रखना चाहता हूँ, मेरा अनुशासन भी
इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। ह्यूमनली टेकन, और जबकि मेरा जो शासन, जो अनुशासन है, जो मेरा जो दंड है इसके लिए, उसमें ह्यूमैनिटी मिला हुआ है। प्रोस्पेरो अपने आप को कह रहा है कि मैं तो जो है मानवीय गुणों से प्रभावित हूँ और मैं उसे इतना दंड भी नहीं दे सकता जो कि मेरा दंड अमानवीय हो, और जो मेरा मानवीय दंड है ये इसको सुधार नहीं सकता। अब वो देखता है कैलिबन को कि कैलिबन को उसने संरक्षण दिया, कैलिबन को उसने भाषा सिखाई, कैलिबन को सभ्यता सिखाई, और वो चाह रहा है प्रोस्पेरो कैलिबन जो है अच्छा इंसान बन जाए। लेकिन वो तो ठहरा चुड़ैल का बेटा, राक्षस का बेटा, दानव का बेटा, तो वो उसके अंदर जो डेवलिश जो क्वालिटीज़ हैं वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वो मिरांडा का रेप करने की कोशिश करता है, तमाम तरह के जो है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो इसी रेफरेंस को लेकर के प्रोस्पेरो कह रहा है एंड ऑल लोस्ट क्वाइट लोस्ट, जो मेरा भी प्रयास था, जो मानवीय प्रयास था एक सभ्य बनाने का इसको, वो सब कुछ क्या हो गया, नष्ट हो गया, खराब हो गया, व्यर्थ चला गया वो। ठीक है। अ डेविल बॉर्न डेविल, जो जन्मजात जो डेविल है यानी कि कैलिबन, ऑन हुज नेचर, जिसका नेचर ही उस तरह से डेविलिश है। नेचर कैन नेवर स्टिक, प्रकृति भी उसके ऊपर स्टिक नहीं कर सकती है, उसको सुधार नहीं सकती है। ऑन होम माई पेंस, और जिसको मैंने तो कष्ट दिया, अनुशासन दिया उसको, लेकिन ह्यूमनली टेकन ऑल, लेकिन जो भी मेरे कष्ट दिए गए उसको, उसमें सारे के सारे जो है मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत थे। ऑल लोस्ट क्वाइट लोस्ट, और पूरी की पूरी जो भी मेरा प्रयास था वो सब का सब क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। I have suffered with those that I saw suffered, a brave vessels who had no doubt some noble creature in it। ये लाइन आपकी, आप जानते होंगे कि ये लाइन आपकी मिरांडा की है, मिरांडा की ये लाइन है। और ये जो है आपका एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड की लाइन है। और इसमें मिरांडा ये कहती है कि जब वो समुद्र में लोगों को डूबते हुए देखती है और उनको चिल्लाते हुए देखती है, परेशान होते हुए देखती है, उनको तड़पते हुए देखती है, तब उसको देख करके उसे दुख होता है और ये बात कहती है कि ओ आई हैव सफर्ड, मैंने कष्ट झेला, विद दोज दैट आई सा सफर, जिनको कि मैंने सफ़र करते हुए देखा। यानी कि सफ़र करते हुए लोगों को देख करके मुझे क्या हुआ, मुझे कष्ट हुआ, मुझे दुख हुआ। अ ब्रेव वेजल, जो कि बड़े से वेजल में, बड़े से नाव में जो लोग आ रहे थे और जो डूब रहे थे और समुद्र के तूफान से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी चीख पुकार देख करके मिरांडा को बहुत कष्ट होता है और वो वैसा ही कष्ट फील करती है जैसा कि वो लोग फील कर रहे होते हैं। हु हैड नो डाउट सम नोबल क्रिएचर इन हर, और उसे कोई संदेह नहीं है कि उस वेजल में, उस नाव में जो लोग हैं, निस्संदेह वो जो है नोबल क्रिएचर्स हैं, वो अच्छे क्रिएचर्स हैं। तो उनको देख करके, परेशान होते हुए देख करके, चूँकि जो है मिरांडा बस सॉफ्ट हार्टेड होती है, कोमल हृदय की होती है, और वो जो है दूसरों के कष्ट को देख नहीं पाती है, पीड़ा को महसूस वो झेल नहीं पाती है और उसे वो कष्ट होता है। नेक्स्ट लाइन आपकी है ओ हो वुडंट हैड बीन डन दाउ डिडस्ट प्रिवेंट मी, आई हैड पीपल इल्स दिस आइजल्स विथ कैलिबन्स। ये लाइन आपकी जो है, ये लाइन आपकी कैलिबन की है, कैलिबन की लाइन है, और एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड की लाइन है। और ये रेफरेंस इसका ये है कि कैलिबन जो है मिरांडा के बलात्कार करने की कोशिश करता है और ठीक समय पे जो है प्रॉस्पेरो वहाँ पहुँच करके मिरांडा को कैलिबन से बचाता है।
तब जो है ये कैलिबन ये बात कहता है कि अगर मिरांडा को जो है समय पे प्रॉस्पेरो नहीं बचाते, समय पे अभी नहीं आते, तो मैं क्या करता, मिरांडा का रेप कर देता और इससे बच्चे पैदा होते और उन बच्चों के मैं बाप बन जाता, और ये जो आइसलैंड है वो कैलिबन्स और सारे कैलिबन्स से भर जाता और सारे कैलिबन्स यहाँ हो जाते। तो ये कह रहा कि वुड हैड बीन डन, अगर ऐसा नहीं होता, दाउ डिडस्ट प्रिवेंट मी, कि वो अगर वो मुझे रोकते नहीं, प्रॉस्पेरो यदि मुझे नहीं रोकता, आई हैड पीपुल्ड इल्स विथ दिज आइजल्स कैलिबन, तो इस आइसलैंड पे और भी कैलिबन्स की तरह लोग और भी कैलिबन्स की तरह बच्चे यहाँ पे हो जाते। तो ये जो है आपका कैलिबन की लाइन है। अगली लाइन आपकी है, द पावर्स डिलाइंग नॉट फॉरगेटिंग हैव इंसिज द सीज एंड शोर्स, ये ऑल क्रिएचर्स अगेंस्ट योर पीस। तो ये जो लाइन है आपकी, वो जो है एरियल की है, एरियल की लाइन है ये, और ये आपका है एक्ट 3 और सीन भी आपकी 3rd ही है। और इसमें जो है एरियल ये कह रही है, ये बताना चाह रही है, एरियल के माध्यम से शेक्सपियर ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है, कोई भी अमानवीय कार्य करता है, हालांकि कितना सत्य है नहीं सत्य है आप समझ सकते हैं, लेकिन ये इसमें यही कह रहे हैं कि अगर जो गलत होता है, जो गलत करता है, जो अन्याय करता है, तो उसका खिलाफत, उसकी जो शांति होती है, उसकी शांति को भंग करने का काम कौन करता है? प्रकृति करती है। यानी कि प्रकृति उससे बदला लेती है, टिट फॉर टैट का ट्रीटमेंट उसके साथ करती है। तो लाइन बाई लाइन देखिए, द पावर्स, जो शक्तियाँ हैं, जो पावर्स हैं, जो यूनिवर्स की जो शक्तियाँ हैं, डिलेइंग, देर तो होता है, नॉट फॉरगेटिंग, लेकिन वो भूलती नहीं है, कोई भी चीज़ वो भूलती नहीं है, इंसीज द सीज द सोर्स, और जो ये समुद्र हैं और वो जो समुद्र के किनारे हैं, ऑल द क्रिएचर्स, और जो समुद्र के अगल बगल या समुद्र में जो भी क्रिएचर्स हैं, अगेंस्ट योर पीस, वो तुम्हारे शांति और सुकून के खिलाफ हैं। यानी कि जब वो समुद्र में तूफान लाती है एरियल, जब उनके नाव को जो है ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है, जब लोग डूबने लगते हैं, जब चिल्लाने लगते हैं, तब एरियल इस बात को कहती है कि तुमने भी अपने भाई के साथ जो है बहुत बुरा किया था, और बुरा किया था तो भले ही लेट हुआ, देर हुआ, लेकिन ये जो भी यूनिवर्स में जितनी ताकतें हैं, जितनी शक्तियाँ हैं, वो भूलती नहीं है तुम्हारे अन्याय को, तुम याद रखती हैं, लेट भले ही होता है लेकिन वो बदला लेंगे, वो तुम्हें सबक सिखाएंगे। तो आज वो तुम्हारे साथ हो रहा है कि तुम्हारे शांति के खिलाफ, तुम्हारे सुकून के खिलाफ सारी ये जो है क्रिएचर्स, सारा नेचर हो गया। नेक्स्ट लाइन है, आई एम योर वाइफ इफ़ यू विल मैरी मी, इफ़ नॉट आई विल डाई योर मैड टू बी योर फिलो, यू मे डिनाई मी बट आई विल बी योर सर्वेंट। ये लाइन आपकी मिरांडा की है, मिरांडा की लाइन है। और ये लाइन जो है आपका एक्ट 1 की है, एक्ट 1 और सीन 3 की लाइन है। और ये कैलिबन के लिए, वो फर्डिनेंड के लिए बात कहती है कि आई एम योर वाइफ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। कब? इफ़ यू विल मैरी मी, यदि तुम मुझसे शादी कर लोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊँगी। इफ़ नॉट, और यदि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो आई विल डाई योर मैड, तो तुम्हारी मैं कुंवारी बन कर के ही मरूंगी। टू बी योर फिलो, और तुम्हारे साथी बन कर के ही रहूँगी, चाहे मुझे सर्वेंट बन कर के ही क्यों न रहना पड़े। यू मे डिनाई मी, तुम चाहो तो मना कर सकते हो, किसके लिए? शादी के लिए। तुम चाहो तो शादी के लिए मना कर सकते हो, बट आई विल बी योर सर्वेंट, लेकिन यदि तुम मुझे शादी करने से मना कर देते हो तो मैं तुम्हारी नौकरानी बन के ही रहूँगी,
लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। मैं तुम्हारी सेविका बन के रहूँगी। तुम मुझे जीवन संगिनी मानने से इनकार करना चाहो तो कर सकते हो। यानी कि हर हाल में, चाहे वो फर्नीचर शादी करे या न शादी करे, चाहे वो पत्नी बना के रखे या नौकरानी बना के रखे, हर हाल में जो है वो उसी के साथ ही जीना मरना चाहती है। नेक्स्ट लाइन है आपकी, देयर आर बोथ इन ईदर्स पावर्स बट दिस स्विफ्ट बिजनेस आई मस्ट अनईजी मेक लिस्ट टू लाइट विनिंग्स मेक द प्राइज लाइट। ये लाइन आपका जो है प्रॉस्पेरो का है। प्रॉस्पेरो की लाइन है, एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड। तो इसमें जो है, इसमें जो प्रॉस्पेरो है वो मिरांडा और फर्डिनेंड के प्रेम से, उनके लव से जेलस नहीं रखता है। वो भी चाहता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से शादी करें और अपना जीवन यापन करें। लेकिन वो टेस्ट करना चाह रहा है फर्डिनेंड को कि क्या वो वाकई में उससे सच्चा प्यार करता है कि नहीं करता है, और यदि करता है तो हम देखना चाहता है वो कि ये जो प्यार है वो किस हद तक है। और ये प्यार आसानी से, प्रॉस्पेरो का ये मानना है कि जो प्यार आसानी से मिल जाता है वो आसानी से खो जाता है, वो लंबे समय तक टिकता नहीं है। यानी कि जो हार्ड वर्क से जो अचीवमेंट प्राप्त होता है वो जो है उसका महत्व इंसान को समझ में आता है। जैसे मान लीजिए कि हम ही लोग में जो 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट से एग्जामिनेशन दे रहे हैं और वो फेल हो जा रहे हैं 1 नंबर 2 नंबर से, तो उनको जब जॉब मिलेगी तो उस जॉब की कीमत उनको समझ में आएगी कि कितने हार्ड वर्क से, कितना डेडिकेशन से, कितना परिश्रम से वो उनको पोस्ट मिला है, तो उसका वो कीमत समझेंगे। लेकिन ऐसे लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जो है पैसे से जो लोग नौकरियां खरीद लेते हैं, और जब वो पैसे से नौकरियां खरीद लेंगे तो उस नौकरी का कीमत जो है उतना नहीं समझेंगे जितना कि एक हार्ड वर्कर समझेगा। तो यही बात को यहाँ भी प्रॉस्पेरो कहना चाह रहे हैं कि देयर आर बोथ इन ईदर्स पावर, दोनों के पास क्षमता है, दोनों के पास ताकत है। यानी कि मिरांडा के पास भी और फर्डिनेंड के पास भी। बट दिस स्विफ्ट बिजनेस, लेकिन ये बहुत हल्का बिजनेस होगा, ये बहुत कम फायदे का बिजनेस होगा। यानी कि दोनों के पास क्षमता है कि एक दूसरे से प्यार करें और शादी कर लें तत्काल, जल्दी में, लेकिन ये बहुत ही हल्का बिजनेस होगा। आई मस्ट अनईजी मेक, लेकिन मैं इसे क्या करूँगा, अनईजी बनाऊँगा। मैं इतने आसानी से इन दोनों को मिलने नहीं दूंगा। लिस्ट टू लाइट विनिंग्स, कहीं ऐसा ना हो कि जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसका कीमत, यानी कि उसका जो रिजल्ट हो, जो प्राइज़ हो, वो बहुत हल्का हो। तो मैं थोड़ा सा इन दोनों के अंदर परेशानी डालने की कोशिश करूँगा, अनईजी बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि इनको लगे कि इनका जो प्रेम मिला है, जो इनकी जो एक दूसरे से जब ये मिले हैं तो बड़ा संघर्ष से मिले हैं, बहुत कठिन परिश्रम से मिले हैं, ताकि वो एक दूसरे का रेस्पेक्ट कर सकें और उन अपने प्यार की इज्जत कर सकें। इसी बात से ये प्रॉस्पेरो उनके अंदर डिस्टर्बेंस डालने की कोशिश करता है। ये अगली लाइन है, यू टाट मी लैंग्वेज एंड माई प्रॉफिट ऑन इज आई नो हाउ टू कर्स द रेड प्लेग राइड यू फॉर लर्निंग मी योर लैंग्वेज। ये लाइन जो है ये आपकी किसकी है, कैलिबन की है। कैलिबन की लाइन है, ये प्रॉस्पेरो को कहता है। क्या कहता है प्रॉस्पेरो को, ये बोलता है ये कि यू टाट मी लैंग्वेज, तुमने मुझे भाषा सिखाई है, तुमने मुझे भाषा सिखाई है, एंड माई प्रॉफिट ऑन इट, और इसका मुझे बस इतना ही फ़ायदा हुआ है, आई नो हाउ टू कर्स, कि दूसरे को बद्दुआ कैसी देनी है, दूसरे को गाली कैसे देनी है, बस तुम्हारे भाषा सिखाने से मैं इतना ही सीख पाया हूँ। द रेड प्लेग राइड यू, और इसके बदले मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि तुम जो है रेड प्लेग से तुम बचो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, रेड प्लेग से बचाए। फॉर लर्निंग मी योर लैंग्वेज, क्योंकि तुमने मुझे लैंग्वेज सिखाया है।
ये कोलोनाइजेशन पे एक व्यंग है शेक्सपियर का कि कोलोनाइजेशन में हम जिस भी मूल निवासी को जा कर के, कोई भी अदर कंट्री या अदर प्लेस के लोग किसी अन्य जगह जा कर के वहाँ के मूल निवासियों को क्या करते हैं, सभ्य बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अंग्रेज आया इंडिया में और इंडियंस को जो है सभ्य बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो सभ्य बनाने की कोशिश कर रहे थे, भाषा सिखा रहे थे, साइंस सिखा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन यहाँ के लोगों को गुलाम भी तो बना रहे थे। तो यहाँ के लोगों को गुलामी महसूस हो रही थी, गुलामी की दास्ता से आज़ाद होना चाह रहे थे, वो अपने आप को जो है फ्री महसूस नहीं कर रहे थे, वो टॉर्चर हो रहे थे, वो बेइज्जत हो रहे थे। तो ये कोलोनाइजेशन पे एक शेक्सपियर का व्यंग है एक तरह से। तो ये जो कैलिबन है, कैलिबन भी जो है ये भी इस बात को महसूस कर रहा है कि जो प्रोस्पेरो है वो हमारे ऊपर शासन कर रहा है, भले ही हमको भाषा सिखा रहा है, भले ही हमको सभ्य बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे मेरा जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जो आत्मिक स्वतंत्रता है, ये मेरी बाधित हो रही है, इस पर मुझे ठेस पहुंच रहा है। वो स्वतंत्र होकर जीना चाहता है। जैसे सटन बोलता है कि स्वर्ग में नौकरी करने से, गुलामी करने से बेहतर है कि नर्क में हम राजा बन के रहें। तो राजा बन करके रहना, ठीक है, वो सबको पसंद आता है। 100 साल अपमान की ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि हम 10 साल जिए और सम्मान की ज़िंदगी जिए, स्वतंत्रता के साथ जिए, अभिमान सम्मान के साथ जिए। तो ये हमारा जो है जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, कोटेशंस हैं, वो यहाँ हम लोग भी इस वीडियो में इतना ही समझेंगे। और आगे जो है और भी जो इसके इम्पोर्टेंट जो कोटेशंस होंगे उसको और भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वीडियोज़ बड़ी हो जाती है तो अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए कम समय में प्रयास ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वीडियो वो कोटेशंस कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।